नमस्कार, करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 15वें वित्त आयोग ने सौंपी राष्ट्रपति को रिपोर्ट। 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए है सिफारिशें। फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स है रिपोर्ट का शीर्षक। व्हाट्सएप को मिली यूपीआई पर लाइव होने की मंजूरी, मुहैया कराएगा लेन देन की सेवाएं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है भुगतान प्रणाली के लिए अम्ब्रेला संगठन। आयोजित हुआ एससीओ का 20वां सम्मेलन। पीएम मोदी ने किया प्रतिनिधित्व। एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एससीओ। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। वर्तमान में नहीं है डिजिटल कंटेंट के लिए कोई कानून। और भारत ने की EOS-01 की लॉन्चिंग। एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है EOS-01। कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए उपयोगी। पंद्रहवें वित्त आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। इसमें 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच फंड्स के वितरण की सिफारिशें हैं। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा खर्च के वित्त पोषण के लिए एक नए नॉन लैप्सेबल कोष के गठन और राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन की पेशकश की गई है। दरअसल NK सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग को 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए सिफारिशें देने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पिछले साल 2020-21 के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस अंतरिम रिपोर्ट में करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 42% से घटाकर 41% की गई थी। इस साल की रिपोर्ट का शीर्षक फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स है। इस मुख्य रिपोर्ट के अलावा 2 और वॉल्यूम्स को भी राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया गया है। पहले में केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें केंद्र के प्रमुख विभागों की गहन जांच, केंद्र के सामने मध्यम अवधि की चुनौतियां और भविष्य के लिए एक रोड मैप को शामिल किया गया है। वहीं दूसरा पूरी तरह से राज्यों को समर्पित है। इसमें प्रत्येक राज्य का गहराई से वित्तीय विश्लेषण किया गया है। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को मल्टी बैंक मॉडल में यूपीआई पर लाइव होने की मंजूरी दे दी है। अब व्हाट्सएप 20 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक लेन देन की सेवा मुहैया करा सकता है। हालांकि आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद व्हाट्सएप सभी यूजर्स यानी कि लगभग 400 मिलियन से अधिक यूजर्स को यह सुविधा मुहैया करा पाएगा। इसके साथ ही एनपीसीआई ने किसी भी थर्ड पार्टी के लिए यूपीआई से लेन देन की कुल वॉल्यूम का 30% का कैप लगाने का निर्देश भी दिया है। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा, यानी वैसा थर्ड पार्टी ऐप जो भुगतान भेजने और प्राप्त करने के लिए एनपीसीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, वह यूपीआई पर किए जा रहे कुल भुगतान का 30% से अधिक निष्पादित नहीं कर पाएगा। 30% की गणना पिछले 3 महीनों में हुए कुल ट्रांजैक्शन पर की जाएगी। हालांकि यह कैप मौजूदा सुविधा प्रदाताओं पर तुरंत लागू नहीं होगा। इन कंपनियों को मानदंडों का पालन करने के लिए 2023 तक का समय दिया गया है। दरअसल फोन पे और गूगल पे की वर्तमान में बाजार हिस्सेदारी लेन देन की मात्रा के अनुसार लगभग 40% है। आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किया गया है। भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अधोसंरचना बनाने के लिए यह आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। इससे सिमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतानों में आसानी रहती है। यह पीयर टू पीयर लेन देन को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल और भुगतान किया जा सकता है।
बीते दिनों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पे के संबंध में गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। इसकी वजह गूगल द्वारा खुद के डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन गूगल पे में अपने प्रभाव का दुरुपयोग करना है। CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 बाजार में किसी कंपनी द्वारा अपने प्रभाव के दुरुपयोग से संबंधित है। CCI ने एंड्रॉइड OS वाले स्मार्टफोन में गूगल पे के प्री इंस्टॉलेशन और गूगल प्ले के भुगतानों के रूप में इन ऐप बिलिंग पर जांच को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन ऐप बिलिंग के तहत पेटीएम सरीखे ऐप डिजिटल सामानों की इन ऐप खरीदारी के लिए गूगल प्ले स्टोर के बिलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसमें इन ऐप मालिकों को लेन देन का 30% शुल्क के रूप में भुगतान करना पड़ता है। इस तरह के उस शुल्क से गूगल पे के प्रतियोगियों की लागत बढ़ जाती है, जो कि प्रतिस्पर्धी बाजार के नियमों के विपरीत है। केंद्र सरकार ने घरेलू विनिर्माण निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 और क्षेत्रों में भी PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। इसके लिए अगले 5 सालों में 1.46 लाख करोड़ रुपए का बजट आउटले रखा गया है। इन 10 सेक्टर्स में फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी स्टील, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और वाइट गुड्स मसलन एयर कंडीशनर और LED शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने PLI स्कीम को मेडिकल डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स और विशेष फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के लिए लॉन्च किया था। हालांकि अब PLI के दायरे में कई और फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद मसलन कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, एंटी कैंसर और डायबिटिक ड्रग्स, इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस को भी लाया गया है। स्कीम का मकसद इन 10 क्षेत्रों में विनिर्माणकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निवेश को आकर्षित करना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेट्रो नियो के लिए राष्ट्रीय मानक निर्देशों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। यह रेल पारगमन प्रणाली 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों या बड़े शहरों के सब अर्बन क्षेत्रों में शुरू की जाएगी। इसमें राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को उनकी जरूरत के मुताबिक प्रस्ताव तैयार करने की छूट दी गई है। दरअसल भारत में प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी समस्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मोबिलिटी को रैंप अप और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत महसूस हो रही है और अर्बन मोबिलिटी की आधुनिक अवधारणा भी वाहनों के बजाय लोगों का मूवमेंट बढ़ाने पर जोर देती है। इस लिहाज से मेट्रो नियो पहल को जरूरी समझा जा रहा है। मेट्रो नियो एक कम लागत वाली शहरी रेल पारगमन प्रणाली है। इसमें रबड़ के टायरों का इस्तेमाल होता है। इसे चलाने के लिए ओवरहेड तारों से पावर मुहैया कराया जाता है। मेट्रो नियो सिस्टम पारंपरिक मेट्रो ट्रेनों की तुलना में हल्का और छोटा है। इसकी क्षमता सामान्यतः 10 टन के लोड की है, यानी कि यह उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां ट्रैफिक की मांग पीक टाइम में लगभग 8,000 यात्रियों की है। इसमें मेट्रो ट्रेन की तुलना में लगभग 25% का ही लागत खर्च अनुमानित है। हालिया खबरों से पता चला है कि कश्मीर से केसर के पौधों के बीज सिक्किम ट्रांसपोर्ट किए गए हैं। सिक्किम के यांग क्षेत्र में इसकी खेती में सफलता मिली है। गौरतलब है कि कश्मीर के पंपोर और सिक्किम के यांग क्षेत्र में जलवायु और भौगोलिक समानताएं हैं। केसर का उत्पादन लंबे समय तक संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहा है। दरअसल भारत में पंपोर क्षेत्र को कश्मीर का केसर का कटोरा के नाम से जाना जाता है और इसकी पैदावार कश्मीर के कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित है। हालांकि नेशनल मिशन ऑन सैफरन के जरिए इसकी खेती को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं। आपको बता दें कि नेक्टर यानी नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच ने भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में समान गुणवत्ता और उच्च मात्रा में केसर के उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्टर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
2017 में भारत के इस गुट के पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद यह तीसरा सम्मेलन है। भारत ने सदस्य देशों के समक्ष नवाचार और स्टार्टअप्स के लिए विशिष्ट कार्य समूह के गठन और पारंपरिक दवाओं पर एक उप समूह के गठन का प्रस्ताव किया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने SCO सदस्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, चाबहार बंदरगाह और अशगाबाद समझौते के माध्यम से बेहतर संपर्क के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने SCO को लेकर भारत में की गई पहलों का भी जिक्र किया। इसमें भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा बौद्ध विरासत पर पहली साझा प्रदर्शनी का आयोजन, अगले वर्ष भारत में SCO फूड फेस्टिवल का आयोजन और 10 क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यों का रूसी और चीनी भाषा में अनुवाद शामिल है। आपको बता दें कि 2001 में गठित SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों और आसपास के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। SCO की आधिकारिक भाषा रशियन और चीनी है। इस संगठन का सचिवालय बीजिंग में है। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए SCO के भीतर रेट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का गठन किया गया है। रेट्स की कार्यकारी समिति ताशकंद में बैठती है। SCO की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा 1 वर्ष के लिए रोटेशन द्वारा की जाती है। 2021-22 के लिए SCO की अध्यक्षता ताजिकिस्तान गणराज्य करेगा। गौरतलब है कि 2001 में SCO के निर्माण से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद शंघाई 5 को SCO नाम दिया गया था। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बीते दिनों यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने एक घोषणा की थी। घोषणा के मुताबिक भारत की काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर सालाना घोषणा को 75 देशों का समर्थन मिला है। साथ ही UN जनरल असेंबली की पहली सभा में इसे अपनाया गया है। भारत ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों को बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जूझ रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए इस मुद्दे को आगे लाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की सालाना घोषणा सामूहिक विनाश के हथियारों को आतंकी समूह तक पहुंचने से रोकने पर जोर देती है। आपको बता दें कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से मतलब उन आतंकवादी कृत्यों से है जिन्हें किसी राष्ट्र या वहां की सरकार के समर्थन से अंजाम दिया जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग 7 है। इसे ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक OTT यानी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार आदि जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाली एक अधिसूचना के मुताबिक ऑनलाइन फिल्म्स, डिजिटल न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट अब मंत्रालय की निगरानी के अंतर्गत रहेंगे। जनवरी 2019 में सरकार के दखल के बाद 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज मुहैया कराने वाले प्लेटफॉर्म्स ने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड तैयार किया था। इस कोड में 5 तरह के कंटेंट को प्रतिबंधित किया गया था। इनमें राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों को जानबूझकर अपमानित करने वाले और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने वाले कंटेंट शामिल थे। इसके अलावा धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने वाले या आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कंटेंट भी शामिल हैं। साथ ही ऐसा कोई भी कंटेंट जो किसी कानून या कोड द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो उसे शामिल किया गया है। हालांकि सरकार ने इस कोड को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। वर्तमान में डिजिटल कंटेंट को शासित करने के लिए कोई स्वायत्त संस्था या कानून नहीं है, जबकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन न्यूज चैनल्स का और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फिल्मों को मॉनिटर करता है। हरियाणा विधानसभा ने पंचायती राज्य संस्था से जुड़े एक विधेयक को पारित किया है। इस विधेयक में पंचायती राज्य संस्थाओं में राइट टू रिकॉल, महिला आरक्षण, ओबीसी में अधिक वंचित वर्ग के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों को रखा गया है।
विधेयक के मुताबिक खराब प्रदर्शन के आधार पर गांव के सरपंचों और ब्लॉक स्तर की पंचायत समितियों और जिला स्तरीय जिला परिषदों के सदस्यों को रिकॉल किया जा सकता है। कार्यवाही शुरू करने के लिए वार्ड या ग्राम सभा के 50% सदस्यों को लिखित में देना होगा। इसके बाद रिकॉल के लिए गुप्त मतदान कराया जाएगा। इसमें 2/3 सदस्यों को उनके खिलाफ मतदान करना होगा। इस संशोधन का मकसद मतदाताओं के प्रति उनकी जवाबदेही को बढ़ाना है। विधेयक में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में इनके लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो वहीं पिछड़े वर्गों के बीच अधिक वंचित वर्ग के लिए 8% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट से संबंधित एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को सभी प्रताड़ना को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इस कानून के तहत अपराध तभी माना जाएगा जब प्रताड़ना की वजह व्यक्ति का SC/ST समुदाय से संबंध रखना हो। कोर्ट के मुताबिक इस कानून के तहत अपराध सिर्फ इस बात से सिद्ध नहीं हो जाता कि पीड़ित SC/ST समुदाय से संबंधित है। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक कोई व्यक्ति SC/ST समुदाय के व्यक्ति को उसे जाति के आधार पर प्रताड़ित करने की मंशा से भला बुरा नहीं कहता है और जब तक उत्पीड़न की घटना का कोई गवाह नहीं हो, तब तक किसी उच्च जाति के व्यक्ति के खिलाफ SC/ST कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पहली राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति एकेडमिक क्रेडिट बैंक लाने की तैयारी में है। 74 यूनिवर्सिटीज जो कि क्रॉप साइंसेज, फिशरीज, वेटनरी और डेयरी ट्रेनिंग रिसर्च से संबंधित हैं, उनमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन के साथ डिग्री प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जाएंगे। वाइस चांसलर्स की 6 सदस्यीय समिति को कृषि मंत्रालय को अगले महीने एक ड्राफ्ट पॉलिसी सौंपने को कहा गया है। एकेडमिक क्रेडिट बैंक को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी अपनी रुचि के मुताबिक इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लेता है। पहले सेमेस्टर के बाद उसे पता चलता है कि उसे इसमें रुचि नहीं है और अब वह BBA करना चाहता है। ऐसे में या तो वह अपना 1 साल वेस्ट करे और BBA में एडमिशन ले ले या फिर बिना रुचि के इंजीनियरिंग ही करता रहे। ऐसे में अगर एकेडमिक क्रेडिट बैंक जैसी संकल्पना काम कर रही है तो वह विद्यार्थी अपने आधे क्रेडिट्स को नए डिग्री कोर्स में ट्रांसफर करवा सकता है। एकेडमिक क्रेडिट बैंक का मकसद उच्च शिक्षा में मोबिलिटी लाना है, जिससे विद्यार्थी अपने मन मुताबिक कोर्स कर सके। बीते 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे का आयोजन किया गया। इसे हर साल सभी नागरिकों के लिए न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। दरअसल समाज के कमजोर और गरीब तबकों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के लिए हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व में जिक्र किया गया है। इसे जमीनी स्तर पर लाने के लिए नेल्सा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के पैटर्न इन चीफ होते हैं। इसके अलावा हर राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका पैटर्न इन चीफ उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जिला स्तर पर विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालयों के परिसर में स्थित हैं और इसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसके तहत कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा भी किया जाता है। मुफ्त न्यायिक सेवा की सुविधा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, किसी भी महिला या बच्चे, मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्तियों, अनुच्छेद 23 के लिखे प्रावधान के तहत पीड़ितों, औद्योगिक कामगारों सरीखे लोगों को मुहैया कराई जाती है। बीते दिनों भारत ने EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग PSLV रॉकेट के जरिए की गई है। EOS-01 के साथ विदेशों के 9 सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं। EOS-01 एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि रिसेट 2B और रिसेट 2BR1 के साथ काम करेगा।
इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किया गया है, जो कि जमीन की हाई रेजोल्यूशन इमेज ले सकने में सक्षम है। गौरतलब है कि रडार इमेजिंग को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तुलना में बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह हर तरह की मौसमी परिस्थिति, मसलन सूरज की कम रोशनी हो या बादल या फॉग में भी हाई रेजोल्यूशन इमेज लेने में सक्षम है। रडार में प्रयोग की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ का प्रयोग जमीन के अलग अलग गुणों की इमेज के लिए किया जाता है। लो वेवलेंथ सिग्नल वेजिटेशन और ट्री कवर की इमेज के लिए, जबकि हायर वेवलेंथ सिग्नल घने ट्री कवर के लिए प्रयोग किया जाता है। EOS-01 एक्स बैंड रडार का प्रयोग करता है, जो कि लो वेवलेंथ सिग्नल पर काम करता है, जबकि हायर वेवलेंथ सिग्नल से डेंस ट्री कवर की इमेज ली जा सकती है। इसरो के मुताबिक EOS-01 का प्रयोग कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में होगा। हाल ही में नासा ने मिल्की वे आकाशगंगा में पहली बार हुई FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट की घटना से संबंधित जानकारी साझा की। इससे जुड़े 3 पेपर नेचर पत्रिका में जारी किए गए हैं। इस FRB को बीते अप्रैल में ऑब्जर्व किया गया था। नासा का अनुमान है कि इसका स्रोत एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय न्यूट्रॉन तारा या मैग्नेटर है। SGR 1935 नाम का यह मैग्नेटर वल्पेकुला कॉन्स्टलेशन में स्थित है। इसकी दूरी 14,000 से 41,000 प्रकाश वर्ष के बीच होने का अनुमान है। आपको बता दें कि पहला FRB 2007 में देखा गया था। तब से वैज्ञानिक उसकी उत्पत्ति के स्रोत को खोजने की दिशा में काम कर रहे हैं। FRB रेडियो तरंगों के ब्राइट बर्स्ट होते हैं। ये कुछ मिलीसेकंड के लिए उत्पन्न होते हैं। इस वजह से इनका पता लगाना और आकाश में उनकी स्थिति निर्धारित करना मुश्किल होता है। खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में बदलाव के कारण रेडियो तरंगों का निर्माण होता है। गौरतलब है कि जब किसी विशाल तारे का कोर गुरुत्वाकर्षण कोलैप्स के कारण संकुचित हो जाता है तो न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। अगर उस तारे का आकार हमारे सूर्य की तुलना में कई गुना अधिक हो और वो संकुचित होकर बहुत ही छोटे आकार का हो जाता है तो उसे मैग्नेटर कहते हैं। अत्यंत छोटे आकार की वजह से इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। एक अनुमान के मुताबिक इनका चुंबकीय क्षेत्र एक सामान्य न्यूट्रॉन तारे की तुलना में 1000 गुना अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। द लांसेट में हाल ही में एक अध्ययन जारी किया गया। अध्ययन के मुताबिक बॉडी मास इंडेक्स में 19 वर्षीय लड़कियों के मामले में भारत नीचे से तीसरे, जबकि लड़कों के मामलों में नीचे से 5वें स्थान पर है। BMI में पुरुषों और महिलाओं में उम्र के आधार पर ऊंचाई और वजन तथा शरीर में वसा के अनुपात को मापा जाता है। भारत में 19 वर्षीय लड़कों का औसत BMI 20.1 है। शोध के मुताबिक 19 वर्षीय लड़कियों की औसत ऊंचाई 155.2 सेंटीमीटर, जबकि लड़कों की औसत ऊंचाई 166.5 सेंटीमीटर है। बता दें कि WHO ने 18.5 से 24.9 तक सामान्य BMI सीमा निर्धारित की है। वहीं 25 या उससे ज्यादा के मान को ओवरवेट, जबकि 30 या उससे ज्यादा मान को मोटापे के रूप में परिभाषित किया गया है। इस शोध में 200 से अधिक देशों व टेरिटरीज में 1985 से 2019 के दौरान स्कूल आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों की ऊंचाई और बॉडी मास इंडेक्स को मापा गया। बीते दिनों जल शक्ति मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन द्वारा राज्य को नेशनल वाटर अवार्ड 2019 दिए गए। ये अवार्ड एक वर्चुअल समारोह में दिए गए। नेशनल वाटर अवार्ड 16 श्रेणियों में दिए गए हैं। तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है। इस श्रेणी में तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान को जगह मिली है। नेशनल वाटर अवार्ड साल 2007 में लॉन्च किए गए थे। इसका मकसद सभी स्टेक होल्डर्स को भूजल स्तर बढ़ाने के लिए नवाचार पद्धतियों को अपनाने की तरफ प्रोत्साहित करना था। गौरतलब है कि सतही और भूमिगत जल जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जाए। वाटर अवार्ड्स इस दिशा में की गई एक खास पहल है। बीते दिनों WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गंगा नदी पर एक सर्वे किया। सर्वे केवल मुख्य गंगा नदी पर किया गया था, इसकी सहायक नदियों पर नहीं। सर्वे के मुताबिक गंगा के 39% हिस्से पर उच्च जैव विविधता पाई गई है।
इसमें गंगा डॉल्फिन और ऑटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नदी में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, साथ ही नदी स्वस्थ स्थिति में है। यह देश में पूरी नदी पर किया गया पहला सर्वे है। एक आम धारणा थी कि गंगा नदी में कोई भी जैव विविधता नहीं है, लेकिन इसके पूरे हिस्से में कुछ जैव विविधता और 39% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है। 10% उच्च जैव विविधता वाले हिस्से राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्यों के किनारे पर हैं, जैसे उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, यूपी में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बिहार में विक्रमशिला गंगेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गंगा और इसकी सहायक नदियां 11 राज्यों से गुजरती हैं, लेकिन मुख्य नदी गंगा 5 राज्यों से गुजरती है। यह सर्वे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए WII ने किया था। अब बात करते हैं मैप सेक्शन की। असम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। उत्तर पूर्वी राज्यों में यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बांग्लादेश, वहीं पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। असम 3 ओर से पहाड़ियों और पर्वत से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र और दक्षिण में बराक नदी प्रवाहित होती है। असम में भारत के 6 भू आकृतिक प्रदेशों में से 3 शामिल हैं। उत्तरी हिमालय पूर्वी पहाड़ियों के नाम से, उत्तरी मैदान ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से, वहीं दक्कन के पठार को कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। असम उत्तर पूर्वी भारत के लिए एक गेटवे लिंक है। यह राज्य चाय, पेट्रोलियम संसाधन, मूंगा सिल्क और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर में मूंगा सिल्क का उत्पादन केवल असम में किया जाता है। असम में 5 राष्ट्रीय पार्क और 11 वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस टाइगर रिजर्व विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे और मानस रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। 3 अन्य राष्ट्रीय पार्क डिब्रू, सैखोवा, ओरांग और नामेरी है। असम दुनिया का दूसरा ऐसा स्थान है जहां पर पेट्रोलियम की खोज की गई थी। आज हम आपको उत्तराखंड के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। बीते दिनों इस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। साथ ही भारत के सबसे लंबे मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज को लेकर यह राज्य चर्चा में है। आपको उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में हम आपको उत्तराखंड से रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.dristhias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूस की अध्यक्षता में हुए ब्रिक्स के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की पहली बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में देशों ने 2020 में हुए G20 के परिणामों पर चर्चा की। इसके अलावा बैठक में अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत और न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने बैठक में न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार का समर्थन किया है। साथ ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की रूस की पहल पर अपना दृष्टिकोण भी साझा किया। हाल ही में गुजरात के हजीरा तथा घोघा के बीच रोपैक्स नौका सेवा शुरू की गई। रोपैक्स नौका सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन करके की। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने शिपिंग कार्यालय का नाम बदलकर पोत शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय भी कर दिया है। ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए हवाई द्वीप के मोनाकिया में TMT यानी 30 मीटर टेलीस्कोप को स्थापित किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में 2020 के भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज ने भारतीय खगोलविदों के साथ काफी सक्रियता के साथ काम किया है। TMT परियोजना को कॉलटेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और भारत साझा रूप से विकसित कर रहे हैं। भारत की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग इसमें सहयोग कर रहा है।
बीते दिनों रूस की मध्यस्थता में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नया शांति समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच नगोर्नो काराबाख के विवादित क्षेत्र को लेकर बीते कुछ समय से सैन्य संघर्ष चल रहा था। नए शांति समझौते के अनुसार दोनों पक्ष उन क्षेत्रों में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे जहां वर्तमान में उनका अधिकार है। गौरतलब है कि नगोर्नो काराबाख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन वर्तमान में इसका अधिकांश क्षेत्र आर्मेनियाई अलगाववादियों द्वारा नियंत्रित है। बीते दिनों रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन हाइपरलूप ने सुपर हाई स्पीड लेविटेटिंग पॉड सिस्टम पर यात्री सवारी का पहला सफल परीक्षण किया। हाइपरलूप परिवहन प्रणाली में एक पॉड जैसे वाहन को मैग्लेव तकनीकी का प्रयोग करके वैक्यूम ट्यूब में चलाया जाता है। वैक्यूम की वजह से हवा के रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाता है, जबकि मैग्लेव तकनीकी से पॉड के कांटेक्ट फ्रिक्शन को कम किया जाता है। इस वजह से ऊर्जा की बचत करते हुए इसकी गति काफी अधिक बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने हाइपरलूप की अवधारणा दी थी। भारत में भी 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने हाइपरलूप बनाने के लिए वर्जिन समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने देश के इस्लामिक पर्सनल लॉज में कुछ बड़े फेरबदल की घोषणा की है। अब नए नियमों के मुताबिक वहां अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की अनुमति मिल गई है, जो कि कुछ समय पूर्व तक अपराध माना जाता था। इसके अलावा शराब पर लगने वाले उम्र संबंधी कठोर प्रतिबंधों को भी हटा दिया गया है। साथ ही सरकार ने ऑनर क्राइम्स को सुरक्षा देने वाले कानूनों को खत्म करने का भी फैसला किया है, यानी अब ये कानूनन अपराध माने जाएंगे। ऑनर क्राइम्स में किसी महिला द्वारा धार्मिकता और सांस्कृतिक सख्ती की अवमानना करने पर परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा सजा के रूप में किया गया गुनाह आता है। बीते दिनों बांग्लादेश ने ट्रांसजेंडर मुसलमानों के लिए अपना पहला इस्लामिक स्कूल खोला है। इसे समाज में भेदभाव वाले अल्पसंख्यक को समाज के साथ एकीकृत करने की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है। इससे बांग्लादेश के करीब 1.5 मिलियन ट्रांसजेंडर लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। हाल ही में त्रिपुरा ने प्रवासी अमूर फैल्कन्स के शिकार को रोकने के लिए चेतावनी जारी की है। इससे पहले नागालैंड ने भी अमूर फैल्कन्स को बचाने के आदेश को अधिसूचित कर दिया था। अमूर फैल्कन्स मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी साइबेरिया में प्रजनन करते हैं। ये भारत में आने वाले प्रमुख प्रवासी पक्षियों में से एक हैं। बीते दिनों हरियाणा विधानसभा ने राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75% सीटों को आरक्षित करने वाला विधेयक पारित किया। हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक 2020 का नियम राज्य में स्थापित कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि पर लागू होगा। इसके अलावा विधेयक में किसी जिले में स्थापित उद्योगों को अपने यहाँ रोजगार में कम से कम 10% रोजगार उस जिले के निवासियों को देने का भी प्रावधान किया गया है। बीते दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव MM कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ से अलग बड़े पैमाने पर कोरल रीफ की खोज की है। इस क्षेत्र में 120 वर्षों में पहली बार इस तरह का कोरल रीफ मिला है। ब्लेड जैसी संरचना वाले इस रीफ का आधार 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 500 मीटर है और इसका ऊपरी हिस्सा समुद्र की सतह से महज 40 मीटर नीचे है। बीते दिनों यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM और रूस के सिरियस ने AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया। इसके तहत भारत और रूस के स्कूली छात्रों के लिए 14 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन होगा। AIM सीरियस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के लिए मोबाइल और वेब आधारित तकनीक संबंधी समाधान विकसित करना है। यह भारत और रूस के बीच पहली द्विपक्षीय युवा इनोवेशन पहल है। हाल ही में सेना मुख्यालय ने गोरखा राइफल्स रेजिमेंटों की भर्ती में उत्तराखंड के गैर गोरखा कार्मिकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। अब अगले भर्ती चक्र से गोरखा राइफल्स में उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमाऊनी युवाओं को भी भर्ती योग्य माना जाएगा। अब तक गोरखा राइफल्स बटालियन में नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा और इंडियन डोमिसाइल्ड गोरखा सैनिकों को 60 और 40 के अनुपात में भर्ती किया जाता था। वर्तमान में भारतीय सेना के पास लगभग 40 गोरखा राइफल्स बटालियंस हैं। हाल ही में भारत में दुर्लभ हिम तेंदुओं की पहली गणना शुरू की गई है। हिम तेंदुए मुख्य रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर,
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों के ऊपरी हिस्सों में पाए जाते हैं। पहले चरण में उत्तराखंड वन विभाग और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा वैज्ञानिक अनुमान किया जा रहा है। गौरतलब है कि 3 साल पहले हुए एक हैबिटेट बेस्ड अनुमान के मुताबिक भारत में इन क्षेत्रों में 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 626 हिमतेंदुओं का अनुमान लगाया गया था। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।